So next third point is games can be classified whether they are one shot games or played repeatedly. So basically one shot games are games जो एक ही टाइम पीरियड के लिए खेली जाती हैं और उनके जो प्लेयर्स हैं वो बेसिकली फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टाइम पीरियड में हम उनके साथ गेम खेलेंगे। और रिपीटेडली गेम्स मीन्स कि हम सेम प्लेयर्स के साथ रिपीटेड गेम खेल रहे हैं ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड्स। नाउ इन दिस केस सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं पेप्सी और कोक का। सो फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोक म्यूचुअली डिस्कस करते हैं हम 25 रुपीज़ की बॉटल हम सेल करेंगे, राइट। इन दिस केस सपोज पेप्सी को पता है कि सपोज एक टाइम पीरियड की गेम है, वो एक टाइम पीरियड में आए हैं और एक टाइम पीरियड के बाद वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। पेप्सी क्या करती है, इस टाइम पीरियड में जो प्राइस है वो 24 कर लेगी, ठीक है। अब उनका 25 जैसे ही पेप्सी करती है तो कोक के भी जो कस्टमर्स हैं वो पेप्सी के पास चले जाएंगे, एज्यूमिंग कि दोनों थोड़ा सा परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की तरह बिहेव करते हैं। इन दिस केस पेप्सी ने एग्रेसिवली एक्ट करा। नाउ इन दिस गेम अगर अब नेक्स्ट टाइम पीरियड में कोक क्या करेगी, कोक को पता है कि पेप्सी ने 24 प्राइस कर रहा है तो आई विल कीप द प्राइस एज 23। और ये दोनों एक दूसरे को कट करती रहेंगी प्राइस और फाइनली दे विल रीच अ प्राइस ऑफ 20 रुपीज। 20 रुपीज इज बेसिकली कि यहाँ पर किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा, किसी को लॉस नहीं हो रहा। सपोज उनका मार्जिनल कॉस्ट वॉज 20 रुपीज, राइट। सो इन दिस केस पेप्सी को फायदा नहीं हुआ जब वो एग्रेसिवली बिहेव कर रही थी, एग्रेसिवली बेसिकली अंडर कट कर रही थी कोक को। अगर ये गेम सिर्फ एक टाइम पीरियड के लिए खेली जाती तो देन दिस वुड हैव बीन द स्ट्रैटेजी। बट क्योंकि पेप्सी एंड कोक मार्केट में मल्टीपल टाइम पीरियड्स के लिए हैं, they will not play the game like this, right? So in this case the strategy would be different, the equilibrium would be different। तो डिपेंड करता है कि कोई भी गेम एक बार खेली जा रही है, वन शॉट गेम, फॉर एग्जांपल प्रिजनर डिलेमा, इट्स अ वन शॉट गेम। लेकिन ये पेप्सी और कोक की गेम, यहाँ पर कॉपरेशन लाइकली है। ओपेक कंट्रीज जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वहां पर कॉपरेशन पॉसिबल है। लेकिन प्रिजनर्स डिलेमा जैसी गेम जो एक ही बार खेली जा रही है उसमें कॉपरेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, देयर कैन बी गेम्स ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन एंड इनपरफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये जो हर गेम में, कुछ गेम में कई बार क्या होता है, एक अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी एक रिस्क होता है। ये अनसर्टेनिटी दो तरह की हो सकती है, एक एक्सटर्नल और एक स्ट्रैटेजिक। इनको डिफाइन करते हैं कैसे, फॉर एग्जाम्पल एक्सटर्नल अनसर्टेनिटी कैसे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम के केस में एग्जामिनर बैड हो सकता है, पेपर कैन बी डिफिकल्ट, चेकिंग कैन बी डिफिकल्ट, राइट, द वेदर कैन बी बैड ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम, यू माइट गेट सिक। सो दीज आर द एक्सटर्नल things that can go bad or good. So this is known as external uncertainty. There is another kind of externality that is known as strategic uncertainty. Strategic uncertainty means प्रिजनर्स डिलेमा के केस में हमें नहीं पता कि दूसरा इंसान क्या एक्शन लेगा। सो देर इज imperfect information. Why imperfect information? I do not know about the actions of the other person. So in this case, this is known as strategic uncertainty. The other thing example is कि suppose relative marking थी, I do not know कि मेरे जो classmates हैं वो कितना पढ़ाई करेंगे। So that means this is strategic uncertainty। जिस केस में ना ही external uncertainty होती है, ना ही strategic uncertainty होती है, इस केस को हम बोलते हैं गेम्स ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन। और जहां पर दोनों में से एक भी होती है उनको हम बोलते हैं गेम्स ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। अब ये जो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है ये हो सकता है दोनों पार्टीज को है, या सपोज इन केस फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार मार्केट की बात करते हैं तो कार सेलर को पता है कि मेरी कार अच्छी है या बुरी है, लेकिन बायर को नहीं पता। तो यहां पर क्या है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, राइट। उसी तरह हम पोकर खेलते हैं तो जिसके पास कार्ड्स आए हैं उसको तो पता है कि कार्ड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसको नहीं पता उसके कार्ड्स अच्छे हैं या नहीं है। तो यहाँ पर असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, यानी एक पार्टी को दूसरी पार्टी से ज्यादा इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। प्रिजनर्स डिलेमा के केस में दोनों को ही नहीं पता कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है, राइट, दोनों को इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन इस वाली गेम में फॉर एग्जाम्पल पोकर गेम में एक को ज्यादा पता है, दूसरे को कम पता है। तो इट इज बोथ आर गेम्स ऑफ इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, बट एक में असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ये असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए हम क्या स्क्रीनिंग और सिग्नलिंग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार मार्केट की बात करें तो
जो जो इंसान जो कार सेलर है, ठीक है, वो क्या करेगा, सिग्नल को करने की कोशिश करेगा कि मेरी कार अच्छी है। वो कहेगा कि आप टेस्ट ड्राइव ले लो, या तो आप बोलेगा कि आप, मैं आपको कार की 1 साल की वारंटी देता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो इस तरह से वो सिग्नल करने की कोशिश कर रहा है दैट वट एवर आई एम सेलिंग यू इज नॉट अ लेमन। और जो बायर है इस केस में, वो क्या कर रहा है, स्क्रीनिंग करने की कोशिश करेगा, कार टेस्ट ड्राइव लेकर, कार को अच्छे से देख कर कि कार अच्छी है या लेमन है, राइट। इन दिस केस असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन को डील करने के लिए देर आर टर्म्स एज सिग्नलिंग एंड स्क्रीनिंग डिवाइसेस, राइट। सो डिवाइसेस क्या है इस केस में, कि चेक करने के लिए कि आप सपोज इंश्योरेंस बेच रहे हो, तो दूसरा इंसान सिग्नल करने की कोशिश करेगा मैं हेल्दी हूँ। स्क्रीनिंग डिवाइसेस क्या है, उसका ब्लड टेस्ट कराओ, उसका टेस्ट कराओ, दीज आर द स्क्रीनिंग डिवाइसेस। Another type on which games can be divided are the rules of the game fixed or changeable. फिक्स्ड गेम कौन सी होती है, चेस की गेम, पोकर की गेम, इसमें रूल्स फिक्स्ड हैं। और चेंजिंग मींस प्रिजनर्स डिलेमा में, रियल वर्ल्ड में, पॉलिटिक्स में, वॉर में रूल्स आर नॉट फिक्स। सो ईदर गेम्स के रूल फिक्स हो सकते हैं और नॉट फिक्स हो सकते हैं, राइट। देन games can be divided according to the fact that are agreements टू कॉपरेट इन्फोर्सेबल और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्रिजनर्स डिलेमा की बात करें, तो इसमें अगर आपने डिविएट कर लिया, अगर आपने सच बता दिया कि हाँ हमने चोरी करी है, तो आपका जो सेकंड पर्सन है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता कि क्यों झूठ बोला इन द फैन, वो आप पे केस नहीं कर सकता। तो इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल, राइट। और अदर केस, जब चाइना और सही से यूएस जो है ट्रेड वॉर में है, अगर वो कुछ भी डिविएट करते हैं तो नो वन कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इन दैट केस, राइट। लेकिन चेस के केस में, पोकर के केस में कुछ गेम्स, कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो इन्फोर्सेबल हैं, जो अगर आप डिबेट करोगे तो आपको गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा। बट इन दी सम ऑफ द गेम्स लाइक प्रिजनर्स डिलेमा, the agreements are not enforceable. Whether you can, if you want to cooperate, you will cooperate for yourself. If you don't want to cooperate, you it's your personal choice. the the people outside the contract cannot punish you, right? For example, suppose relative marking है, so you cannot enforce a contract, you cannot force a person not to study, in that case it is not forcible। कुछ और टर्म्स डिस्कस करेंगे, टर्म्स इन गेम थ्योरी। वन ऑफ द टर्म इज स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, अब देखो हम रॉक पेपर सीजर वाली गेम की बात करते हैं। दो प्लेयर्स हैं, प्लेयर वन और प्लेयर टू। अब प्लेयर वन की क्या स्ट्रैटेजी है, या तो वो रॉक चूज कर सकता है, सीजर या पेपर, तो ये उसका स्ट्रैटेजी सेट है। प्लेयर टू का क्या स्ट्रैटेजी सेट है, ये वाला स्ट्रैटेजी सेट है। अच्छा, ये रॉक पेपर सीजर, इज इट अ सीक्वेंशियल गेम और अ साइमल्टेनियस गेम? इट इज अ साइमल्टेनियस गेम। इज इट अ वन टाइम पीरियड गेम और इज इट अ रिपीट? सो ये साइमल्टेनियस गेम है और ये वन टाइम पीरियड गेम है। रॉक पेपर सीजर वन टाइम खेली, ओवर, सो इट्स अ वन टाइम पीरियड गेम। इट इज अ साइमल्टेनियस गेम। इज इट अ गेम ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन? yes, it is a game of perfect information, but at the same time asymmetric information भी नहीं है। Perfect information in the sense we know कि rock, these are the strategy set, आई एम प्लेइंग विद द अदर पर्सन। सो इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट कब नहीं होगी, किस चीज़ों के बारे में मुझे हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो, कि कितने प्लेयर्स इन्वॉल्व है। जैसे कि वॉर में हमें नहीं पता कि हु सपोर्टेड पाकिस्तान, वी डोंट नो द नंबर ऑफ प्लेयर्स, वी नो डोंट नो कि किसी का पे ऑफ सेट क्या है। बट इस गेम में परफेक्टली डिजाइन गेम है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि क्या स्ट्रैटेजीज पॉसिबल हैं, राइट। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है पे ऑफ्स के बारे में, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि जो प्लेयर्स हैं वो रैशनल हैं, राइट। सो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे पास परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अब इस केस में ये हमारा स्ट्रैटेजी सेट है। अब हमने जो प्रिजनर्स डिलेमा में करी थी, दो प्लेयर्स थे, शिवम और हर्षिता, दोनों का स्ट्रैटेजी सेट क्या है, कन्फेस और नॉट कन्फेस, तो ये उनका स्ट्रैटेजी सेट है। जो दूसरी हमने गेम खेली थी वो था टायर वाली, कि फ्लैट टायर है वो टीचर को बताते हैं या नहीं। सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी सेट ऑफ नैना? टायर वन, टायर टू, टायर थ्री, टायर फोर, वो चार टायर है तो उनमें से कुछ भी कह सकते हैं, दिस इज द स्ट्रैटेजी सेट। अब अगर कोई भी गेम सीक्वेंशियल है तो उसमें स्ट्रैटेजी सेट कैसा दिखता है? सीक्वेंशियल गेम को स्टडी करते हैं। सी देर आर टू प्लेयर्स, प्लेयर वन के पास ऑप्शन है कि वो ए चूज करे या बी। अब प्लेयर टू या तो सी चूज कर सकता है या डी। अब इस केस में
जब प्लेयर टू चूज कर रहा है तो उसको पता है कि प्लेयर वन ने ए चूज करा है या बी। तो प्लेयर वन का जो स्ट्रैटेजी सेट है वो कैसा दिखेगा, ए कॉमा बी। प्लेयर टू का स्ट्रैटेजी सेट इसमें कैसा दिखेगा, ए सी। वो सी चूज करता है गिवन ए ने सी चूज करा है, ए डी, बी सी एंड बी डी। सो बेसिकली उसका जो स्ट्रैटेजी सेट है इस केस में इट इज डिपेंडेंट कि प्लेयर वन ने ए चूज करा है या बी। तो सीक्वेंशियल गेम में ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी सेट दिखता है। नेक्स्ट टर्म वी डिफाइन इन गेम थ्योरी इज पे ऑफ्स। अब देखो जब ये गेम थी राइट, यहाँ पर प्रिजनर्स डिलेमा में दो चॉइस है प्लेयर के पास, कन्फेस और नॉट कन्फेस, कन्फेस और नॉट कन्फेस। तो इसमें ये जो यहाँ पर ए वन ए बी है, अगर इसको मैं नंबर्स दे दूँ तो हम इसको बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। इसको समझने के लिए हम एक गेम समझते हैं दैट इज नोन एज द बैटल ऑफ द सेक्सेस। इसमें क्या है, दो प्लेयर्स हैं, वन इज द हस्बैंड, द अदर इज अ वाइफ, राइट। हस्बैंड के पास दो ऑप्शंस है, या तो वो बॉक्सिंग जा सकता है या बैले, और वाइफ के पास भी दो ऑप्शन है, या वो बैले जा सकती है या बॉक्सिंग। देखो अगर दोनों चूज करते हैं तो इसमें स्ट्रैटेजी सेट क्या है, हस्बैंड का बॉक्सिंग एंड बैले, वाइफ का स्ट्रैटेजी सेट क्या है, बॉक्सिंग और बैले। अगर इसमें दोनों चूज करते हैं कि दोनों बैले जाते हैं राइट, तो रिटर्न क्या है, हस्बैंड को वन रिटर्न मिलेगा यानी पे ऑफ यूटिलिटी, और वाइफ को टू रिटर्न मिलेगा यानी यूटिलिटी सपोज। सिमिलरली अगर हस्बैंड दोनों बॉक्सिंग जाते हैं, हस्बैंड का रिटर्न टू है और वाइफ का रिटर्न वन है, और अगर दोनों अलग अलग जाते हैं तो दोनों का रिटर्न जीरो है, तो दैट मीन्स दोनों साथ में जाना प्रेफर करते हैं। इस वाले केस में ये जो हम नंबर्स दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं पे ऑफ मैट्रिक्स। अब जरूरी नहीं है कि ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स है सर्टनिटी के साथ आए। सपोज एक गेम है जिसमें हम टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, टेल टेल आ सकता है, हेड हेड, और ये सारा जो है सैंपल सेट है, ठीक है। अब इसमें अगर कोई जीता तो उसको $2 मिलेंगे, और वो कब जीतेगा, अगर या तो उसको टेल टेल आए या तो उसका हेड हेड आए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है, ये दोनों आउटकम्स विच इज इक्वल टू 1/2। एक्सपेक्टेड रिटर्न इन दिस केस वुड बी 1/2 इंटू टू, दैट इज $1। तो जरूरी नहीं है हमेशा पे ऑफ की बात हो, बहुत बार एक्सपेक्टेड पे ऑफ की भी बात की जाती है। थर्ड टर्म जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर रैशनैलिटी। रैशनैलिटी में we define that people are rational. Basically, people will maximize their payoff given the actions of other. तो इसमें हम assume कर रहे हैं कि हमें पता है कि दूसरा इंसान क्या एक्शन ले रहा है, उसके बाद I will maximize my payoff. Rationality में इसमें एक टर्म डिस्कस करते हैं, how individual rationality is different from common interest. फॉर एग्जाम्पल प्रिजनर्स डिलेमा के केस में जब हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जब हम आगे अगर गेम्स को स्टडी करेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि हर कोई डिवेट करेगा, हर कोई कन्फेस करेगा कि हमने चोरी करी है। सो इस केस में एवरी वन इज रैशनल इंडिविजुअली, राइट। अगर हम सब पढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर हम रिलेटिव स्कोरिंग कर लेते हैं, और one of you chooses, all of you chooses to work hard to study, none of you chooses not to study, in this case you are behaving rationally only, right? But behaving rational, does it serve the common interest of everyone? No, it does not. So it's, the question is that it's not that you are not behaving rationally, this is known as individual rationality versus common interest. सो इन दिस केस इन स्पाइट ऑफ, वाई, बिकॉज जब हम खुद का पे ऑफ मैक्सिमाइज कर रहे हैं, सो हम बाकी सबके एक्शंस गिवन ले रहे हैं, हमें कोई कमिटमेंट नहीं है कि बाकी सब नहीं पढ़ेंगे या बाकी जो है वो गेम्स ऑफ रूल ऑफ गेम्स फॉलो करेंगे। सो इन दिस केस इंडिविजुअल रैशनैलिटी इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द कॉमन गुड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कॉमन नॉलेज ऑफ रूल्स। तो हम एज्यूम करते हैं कि सबको एक कॉमन नॉलेज होती है किन किन चीज़ों के बारे में, लिस्ट ऑफ प्लेयर्स के बारे में, स्ट्रैटेजीज के बारे में, पे ऑफ्स के बारे में, और सब मानते हैं कि सब प्लेयर्स रैशनल है। बट रियल वर्ल्ड में जैसे सपोज पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हो रहा है, तो आर वी श्योर अबाउट द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स? नो। आर वी श्योर ऑफ द स्ट्रैटेजीज? नो। आर वी श्योर ऑफ द पे ऑफ्स? नो। Can we assume that the individuals, the parties are rational? No, we can't. So in real world these assumptions of common knowledge, common rule break down. But in a game of ballet and battle of sexes, prisoner's dilemma, we can assume that we have knowledge about these rules. Next, we define what is an equilibrium in a game theory. Equilibrium under game theory is known as Nash equilibrium. अगर हम
बॉक्सिंग वाली गेम की बात करें तो इसमें दो इक्विलिब्रियम निकल के आएंगे, कैसे? आई एम नॉट गेटिंग इट टू दैट, वट यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द मीनिंग ऑफ अ नैश इक्विलिब्रियम। नैश इक्विलिब्रियम इज बेसिकली, अगर मेरे को पता है ये हस्बैंड का एक्शन है, ये वाइफ का, अगर मुझे पता है, हस्बैंड को पता है कि वाइफ बॉक्सिंग चूज करेगी, तो हस्बैंड का ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी क्या होगा? बॉक्सिंग चूज करना। क्योंकि अगर इस केस में हस्बैंड बैले चूज कर लेगा तो दोनों के रिटर्न जीरो आ जाएंगे। तो इस केस में गिवन वाइफ चूजेस बॉक्सिंग, हस्बैंड विल ऑल्सो चूज बॉक्सिंग, दिस इज द इक्विलिब्रियम। वाइफ के पॉइंट से ये कैसे इक्विलिब्रियम है? गिवन हस्बैंड चूजेस बॉक्सिंग, वाइफ विल ऑल्सो चूज बॉक्सिंग। सो दिस इज इक्विलिब्रियम नंबर वन इन द गेम। इक्विलिब्रियम नंबर टू, अगर वाइफ को पता है कि हस्बैंड बैले चूज करेगा तो वाइफ भी बैले चूज करेगी। अगर हस्बैंड को पता है कि वाइफ बैले चूज करेगी तो हस्बैंड भी बैले चूज करेगा। तो इन दोनों आउटकम से दोनों इक्विलिब्रियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों हस्बैंड और वाइफ को डिविएट करने का कोई भी इंसेंटिव इस केस में नहीं है। सो इस गेम में दो इक्विलिब्रियम होते हैं, इक्विलिब्रियम वन और टू। इसी तरह प्रिजनर्स डिलेमा में एक इक्विलिब्रियम आता है, तो हर गेम में एक इक्विलिब्रियम आता है। और इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन ये होती है कि एक स्टेबल पॉइंट जिसमें दोनों प्लेयर्स को ही इंसेंटिव नहीं है टू डिविएट, गिवन कि दूसरा इंसान ये चीज चूज करेगा। तो इसको रिपीट करते हैं, कैसे करेंगे? If husband knows that wife will choose boxing, he will choose boxing. If wife knows that husband will choose boxing, wife will also choose boxing. Second equilibrium. If husband knows wife will choose ballet, he will choose ballet. If wife knows husband will choose ballet, she will also choose ballet. So दो equilibrium, इनको हम बोलते हैं Nash equilibrium. Sixth game, dynamics and evolutionary games. Just a minute. तो इसमें सिक्स एजम्पशन एक्चुअली क्वेश्चंस द रैशनैलिटी एजम्पशन। डायनामिक्स गेम जो जितने भी गेम है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो है वो रैशनल है। लेकिन व्हाट हैपेंस इज इंडिविजुअल इज ड्रिवन बाय सर्टेन एवोल्यूशनरी ट्रेट्स। फॉर एग्जांपल कुछ हैबिट्स हैं या कुछ रूल्स ऑफ एवोल्यूशन है, कुछ बायोलॉजी है, राइट? सो गेम्स दैट टेक इनटू अकाउंट द एवोल्यूशनरी नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, biological nature of the human being, are known as evolutionary games, right? Seventh, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। इस पॉइंट में बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, एक्सपेरिमेंट इज समथिंग विच इज कंडक्टेड इन लैब। तो हम जितना ये जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, जितना गेम सेटअप कर रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट बेसिकली कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ पे ऑफ्स हमने एज्यूम करे हैं, नंबर ऑफ प्लेयर्स एज्यूम करे हैं। ऑब्जर्वेशन इज समथिंग दैट हैपन्स इन रियल वर्ल्ड। So the reading says, so the author says that there is a difference between what we observe in the real world and what we find as a solution in the experiment. तो जो हम सॉल्यूशन निकालते हैं गेम थ्योरी में, वो अक्सर रियल वर्ल्ड में अलग होता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में humans might not be rational, they might be behaving according to different goals and motives. So that finishes your game theory. That was all. You just have to be friendly with the definitions of all the terms we have discussed. You might get a short note on writing short note on sequential versus simultaneous games and so on. For practice, you can go about the questions at the back as well.